नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएससी के प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हम आज से शुरू कर रहे हैं एसएससी 2025-24, 2023, 2021 व 2019 में पूछे गए जीके जीएस के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो दिए गए हैं आरडब्ल्यू बुक में, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला इतिहास। तो इतिहास से पहला क्वेश्चन है, भारत पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861 ईस्वी में भारत पुरातत्व संरक्षण ASI की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक भी बने। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो इसका आंसर है हुनसागी। पुरापाषाणकालीन स्थल हुनसागी कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहीं चिराद, बुर्ज होम तथा मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन काल में कमक्कार शब्द का संबंध किससे था? तो कमक्कार शब्द का संबंध था ऑप्शन बी, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से। कमक्कार एक तमिल शब्द है जिसका शब्द भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेती में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो इसका आंसर होगा कांसे का, ऑप्शन डी। कांस्य युग के पतन ने लोहे युग का मार्ग प्रशस्त किया था। लोहे युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था। क्वेश्चन 5 है, भारत में लोह युग निम्न से किस कालखंड में आता है? तो क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2025 में। तो भारत में लोह युग यह शुरू हुआ था 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। तो ऑप्शन बी, भारत में लोह युग की अवधि 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक है। वहीं प्रारंभिक लोह युग की अवधि है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। मध्य लोह युग की अवधि है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वहीं उत्तर लोह युग की अवधि है 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है भूगोल। तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है जो एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा महासागरों, झीलों और नदियों का पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल में ऊपर उठता है? तो इसका आंसर है वाष्पीकरण। वर्षण बादलों में संघनित जल जब वर्षा या हिमपात या अन्य रूपों में पृथ्वी पर आता है तब उसे वर्षण कहते हैं। प्रासरण का अर्थ है जल के अणुओं का एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गुजरना। वही सघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैस जलवाष्प अपने कणों की ऊर्जा में कमी के कारण वापस तरल में बदल जाती है। क्वेश्चन है, तुरा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तुरा है गारो पहाड़ी पर। तुरा भारतीय राज्य मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में एक नगर पालिका है। मेघालय के सबसे बड़े शहरों में से एक तुरा गारो हिल्स के नोकरेक श्रेणी की तलहटी में स्थित है। वहीं मेघालय की 3 प्रमुख पहाड़ियाँ गारो खासी और जैंतिया हैं, जहाँ गारो खासी और जैंतिया नामक जनजातियाँ निवास करती हैं। जैसे उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का जल अपवाह प्रतिरूप क्या है? तो इसका आंसर है द्रुमाकृतिक, ऑप्शन डी। द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप एक तरल का जल निकासी पैटर्न है। यह पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सबसे आम और व्यापक पैटर्न है। यह पैटर्न तब बनता है जब नदी धारा उस क्षेत्र की ढलान का अनुसरण करती है। इस पैटर्न में नदी की मुख्य धारा में उसकी शाखाएं इस तरह से आकर जुड़ती हैं कि उनसे बनने वाला ज्यामितीय प्रतिरूप किसी पेड़ की शाखाओं जैसा होता है। इस पैटर्न में सहायक नदियाँ मुख्य नदियों से तीव्र कोण पर मिलती हैं। वहीं सिंधु, गोदावरी, महानदी, कावेरी तथा कृष्णा नदियाँ ध्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक
समानता निम्न में से किस स्थान पर पाई गई है? तो ऑप्शन है महानदी बेसिन, ऑप्शन बी है मध्य नर्मदा बेसिन, ऑप्शन सी है सिंधु बेसिन और ऑप्शन डी है गंगा बेसिन। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी मध्य नर्मदा बेसिन। सबसे बड़ा ताम्रपाषाण बस्तियां नर्मदा तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र नवदा, टोली, एरन, नागदा आदि में पाई जाती हैं। वहीं नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। यह एक दरार घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन 5 है, भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1990-91 में। जब संभर प्रबंधन पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। भारत में 1970 के दशक में जल संभरण प्रबंधन से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, परंतु 1990 के दशक में व्यापक स्तर का प्रयास किए गए। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो पॉलिटी से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न से कौन सा प्राधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन राज्य का राज्यपाल, राज्य का डीजीपी, राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य का मुख्य सचिव। तो इसका आंसर है राज्य का मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय परिषद का पदेनाध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री तथा उपाध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है क्योंकि यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित की गई है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इसको स्थापित किया गया। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसमें भूमि से संबंधित प्रावधान हैं। वहीं 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है। वहीं 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में संविधान में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। वहीं 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में संविधान में जोड़ा गया। इसमें नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय प्रेस अधिनियम जो सरकार को भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है, किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय प्रेस अधिनियम पारित किया गया था 1910 में। ऑप्शन बी। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा सरकार को एक अपमानजनक समाचार पत्रों को समाप्त करने का अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब निम्न में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो माना जाता है निजता के अधिकार को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निजता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। वहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 के 1 के ए में, समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 और संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 300 के ए में। क्वेश्चन 5 है, यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में बढ़ा सकती है? तो इसका आंसर है 1 वर्ष तक। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद, लोकसभा तथा विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में, दूसरा है राज्य आपातकाल जो है अनुच्छेद 356 में, तीसरा है वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आपके चेक पर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन नंबर के पहले 3 अंक उस के कोड को निर्दिष्ट करते हैं जिसमें आपका बैंक खाता है। तो ऑप्शन है शहर, देश, बैंक या शाखा। तो इसका आंसर है शहर। MICR इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। यह एक ऐसी तकनीक है जो कागजी दस्तावेजों की वैधता या मौलिकता, विशेष रूप से बैंक चेक को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाती है। यह तकनीक लाइन डिजिटल संख्याओं का एक सेट है जो बैंक रूटिंग नंबर, खाता संख्या और चेक नंबर को दर्शाता है। इस नंबर के पहले 3 अंक शहर कोड को दर्शाते हैं जो भारत में प्रयुक्त डाक पिन कोड से संबंधित होते हैं।
जैसे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में निम्न से कौन सी अवधारणा एक समय काल में परिभाषित की जाती है? तो इसका आंसर है केवल प्रवाह। आय अथवा निर्गत अथवा लाभ ऐसी परिकल्पना है, संकल्पना है जिससे सभी अर्थ निकलता है जब अवधि निर्धारित हो, इसे प्रवाह कहते हैं। यह एक समावधि के लिए होते हैं, अतः हमें इनके परिमाणात्मक प्रमाप प्राप्त करने के लिए एक समावधि अंकित करनी पड़ती है। क्योंकि किसी अर्थव्यवस्था में अधिकांश लेखांकन कार्य वार्षिक होते हैं, इसलिए इनमें से अधिकांश को वार्षिक रूप में ही अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे वार्षिक लाभ अथवा उत्पादन प्रवाह को एक समावधि के लिए परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन शहरी से ग्रामीण, शहरी से शहरी, ग्रामीण से शहरी और ग्रामीण से ग्रामीण। तो इसका आंसर ग्रामीण से ग्रामीण, ऑप्शन डी। अपने मूल निवास स्थान से दूर आंतरिक देश के भीतर अथवा अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों में सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही को प्रवासन कहते हैं। वर्ष 2001 में 31.5 करोड़ प्रवासियों जनसंख्या का 31% की तुलना में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 45.6 करोड़ प्रवासी जनसंख्या का 38% थे। वहीं 2001 से वर्ष 2011 के मध्य प्रवासियों की संख्या में 45% की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में कुल प्रवासन का 99% हिस्सा आंतरिक प्रवासन का था एवं 1% अप्रवासियों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का था। क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना का निम्न से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? ऑप्शन समता, आत्मनिर्भरता, विकास और आधुनिकीकरण। तो इसका आंसर है समता। क्वेश्चन है जब प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में होते हैं तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। आबादी के आकार में वृद्धि के इस त्वरित पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है चरघातांकी वृद्धि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है साइंस। तो साइंस में पहला है भौतिक विज्ञान। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था क्रमशः 2 kg और 3 kg द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं ए और बी को अलग अलग ऊंचाई से गिराया जाता है। धरातल को स्पर्श करने में ए को 5 सेकंड और बी को 3 सेकंड लगते हैं। उनकी इस गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है जिससे वे धरातल से टकराते हैं? तो इसका आंसर था 50/27। हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने किसी तार में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निकट स्थित चुंबकीय दिक्सूचक सुई को विक्षेपित करने की परिघटना की खोज कब की थी? तो की थी 1820 में, ऑप्शन डी। भौतिक शास्त्री और खोज आर्किमिडीज ने की थी उत्प्लावन का सिद्धांत की खोज। हाइगेंस ने की थी प्रकाश का तरंग सिद्धांत। माइकल फेराडे चुंबकीय प्रेरण का नियम। वहीं एक्स किरणों की खोज की रॉन्टजन ने। परमाणु का नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड। गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम और परिवर्ती दूरदर्शी इनकी खोज की सर आइजैक न्यूटन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत यह दिया था आइंस्टीन ने। क्वेश्चन कौन सा नियम कहता है कि किसी ग्रह की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि उसकी कक्षा की त्रिज्या के साथ चरघातांकी स्वरूप से बढ़ती है? तो इसका आंसर केपलर का तृतीय नियम। जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 महत्वपूर्ण नियम दिए हैं जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों के आधार बने हैं। ये नियम निम्न है। तो पहला है कक्षीय नियम। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं और सूर्य उस दीर्घवृत्त के केंद्र पर स्थित होता है। दूसरा है क्षेत्रफल का नियम। ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। वहीं तीसरा नियम है आवर्तकाल का नियम। किसी ग्रह की सूर्य के चारों ओर घूर्णन की अवधि का वर्ग उसके कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुपात के बराबर होता है। क्वेश्चन है किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर इसकी ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, या गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों शून्य होगी, या गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, या गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों अधिकतम होंगी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका ऊर्ध्वाधर वेग घटता है और उच्चतम बिंदु पर यह शून्य हो जाता है। गतिज ऊर्जा को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है ke बराबर 1/2 mv²। वह स्थितिज ऊर्जा को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है u बराबर mgh। क्वेश्चन एक चिकचिनी क्षैतिज मेज पर d द्वारा तय करने वाली m द्रव्यमान की एक पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, हेनरी मोसले ने किस वर्ष तत्वों की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए एक्सरे का उपयोग किया और इन मापों को उनके परिमाण क्रमांक के साथ सहसंबंधित किया? तो इसका आंसर था 1913। वर्ष 1913 में अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने एक्सरे नलिका का प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा तत्वों का मूलभूत गुणधर्म परमाणु क्रमांक होता है। इस आधार पर उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया, जिसमें तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट डब नियम एक कृत्रिम रूप से उत्पादित रेडियोधर्मी ट्रांस यूरेनियम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 105 है। आवर्त सारणी के किस समूह में उपस्थित होता है? तो होता है समूह 5 में। डब नियम का रासायनिक संकेत Db है। इसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः 105 और 268 है। यह आवर्त सारणी में आवर्त 7 और समूह 5 में स्थित है। क्वेश्चन, वह तापमान जिस पर तेल जलने लगता है जिससे इसमें तैयार किए जा रहे खाद्य पदार्थों में जले हुए स्वाद का आभास होता है कहलाता है? तो यह कहलाता है धूमांक। धूमांक वह तापमान होता है जिस पर तेल धुआं छोड़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे तेल का तापमान बढ़ता है यह मुक्त फैटी एसिड में टूटना शुरू हो जाता है। जब ये फैटी एसिड टूटते हैं तो वे धुआं पैदा करते हैं और एक्रोलिन नामक पदार्थ छोड़ते हैं जो भोजन को कड़वा झुलसा हुआ स्वाद देता है। ऐसा किसी दिए गए विलयन के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत के अनुपात से प्राप्त होती है, तो होती है विलय का घनत्व। 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने पात्रे में संपन्न किस अम्ल और अमोनियम के संयोजन से यूरिया निर्माण के वर्णन को एक पेपर में प्रकाशित किया था? तो इसका आंसर है साइनिक अम्ल। नेक्स्ट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित किसी कोशिकांग से रहित कोशिका द्रव्य का तरल भाग है? ऑप्शन है हायोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या लाइसोसोम। तो इसका आंसर था हाइलोप्लाज्म। सामान्यतः स्टोन वाट के नाम से जानी जाने वाली हरे शैवाल की कौन सी प्रजाति को प्राय पौधा समझ लिया जाता है? तो इसका आंसर है कारा। आधारिकाय और तारक केंद्र लगभग एक जैसी सूक्ष्म संरचना को दर्शाते हैं। निम्न से कौन सा कथन उन्हें एक दूसरे से अलग करता है? तो करता है ऑप्शन डी, तारक केंद्र में दूरस्थ उपयोग होते हैं लेकिन आधारकीय में ऐसे उपांग नहीं होते हैं। मच्छरों द्वारा फैलने वाला उस वायरस का नाम बताएं जो मस्तिष्क में शोथ उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर जापानीज इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन डी। जंतु कोशिकाएं दो भ्रूणीय परत और एक अविभेदित परत में व्यवस्थित होती हैं जिसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मेसोग्लिया। तो नेक्स्ट है स्टैटिक जी के। तो इससे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात के कक्षरम में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? तो रण उत्सव शुरू होता है नवंबर माह में। गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा हर साल नवंबर के अंत से शुरू होकर नए साल के फरवरी तक रण उत्सव मनाया जाता है। इस त्यौहार को सफ़ेद रेगिस्तान महोत्सव भी कहा जाता है। यह उत्सव 3 महीने तक मनाया जाता है। के किन्नौरी लोग किन्नौरी नृत्य लोसर सोना चुक्सम करते हैं? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। लोसर सोना चुक्सम हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य शैली का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। इसे तिब्बती नववर्ष के दौरान किया जाता है जो आमतौर पर अप्रैल और मई में पड़ता है। चुक्सम को हिमाचल प्रदेश के किन्नौरी लोग गांव और ग्रामीण जीवन के महत्व के लिए करते हैं। नेक्स्ट ओडिशा का धनु यात्रा उत्सव जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी है पर आधारित है? तो यह आधारित है कृष्ण लीला पर। ओडिशा के बरगढ़ में धनु यात्रा उत्सव मनाया जाता है। यह ओडिशा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है। इसमें 11 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का मंचन किया जाता है। जैसे धरांग मेला में 2 दिवसीय उत्सव है जो संत मैकरंदादा के सम्मान में श्रद्धा अर्पित करने एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा। तो इसका आंसर है गुजरात में। धरांग मेला गुजरात में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर उत्तरी कक्ष के करण में मनाया जाता है। गुजरात के अन्य मेले हैं तरनेतर मेला, माधवपुर मेला, डांग दरबार मेला,
दत्तात्रेय मेला, साधारा मेला आदि। ऐसा असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्यौहार कौन सा है जहाँ प्रतिदिन प्रणाली जीवंत हो उठती है? तो असम से है जुनबिल मेला। जुनबिल मेला असम के मौरीगांव जिले में लगने वाला एक वार्षिक मेला है। यह मेला तिवा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह मेला वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए जाना जाता है। असम राज्य में लगने वाले अन्य मेले एवं त्यौहार हैं अम्बुबाची मेला, बिहू, रंगकेर, बैसाग, बाथो पूजा, संक्रांत आदि। इन सभी का संबंध है असम से। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सभी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।